नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के कनाडिया क्षेत्र की, जहां एनजीओ संचालक के साथ करोड़ों रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने बाह में निकाली पट्टी बांधकर प्रदर्शन यात्रा। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 5 घर जलकर हुए खाक और परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र में एक एनजीओ संचालक के साथ करोड़ों रुपए डोनेशन देने के नाम पर बदमाशों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कनाडिया थाना क्षेत्र में रहने वाले सुधीर तिवारी नाम के व्यक्ति करुणामय हेल्प एंड हेल्थ के नाम से एनजीओ का संचालन करते हैं। उन्हें दिलीप ओझा और हरप्रीत सिंह ने फोन कर बताया कि दिल्ली की एक पार्टी एनजीओ के लिए 23 करोड़ देना चाहती है। इसके लिए मीटिंग तय हुई। पूछने पर 23 करोड़ डोनेशन देने वाली पार्टी ने बताया कि वो टैक्स बचाने के लिए 23 करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं। इनमें से 16 करोड़ वापस देने होंगे, जबकि 7 करोड़ आप खर्च कर सकते हैं। तब इसके एवज में एनजीओ संचालक से 15 लाख रुपए जमा करवाने को कहा। जब सुधीर ने 6 लाख रुपए जमा किए और 9 लाख के लिए लगातार फोन आने लगे, तब सुधीर को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत कनाडिया थाने पर दर्ज करवाई, जहां से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, किस तरह की धोखाधड़ी की? ये सुधीर तिवारी जी हैं, जो करुणामय हेल्पिंग हैंड नाम से एक एनजीओ संचालित करते हैं। ये एनजीओ के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनके इलाज के लिए जो सक्षम नहीं है, उनकी फ्री जांचें करवाने के शिविर आयोजित करते हैं। साथ में फ्री इलाज की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। इनके एनजीओ को ये विभिन्न माध्यम से डोनेशन प्राप्त करने के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से जो है हरप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा और एक इंदौर के जो है दिलीप ओझा हैं, इनके द्वारा इनको बताया गया है कि उनकी एक पार्टी है, वो करीब 23 करोड़ रुपए का इस एनजीओ के नाम पर डोनेशन जो है वो देने के लिए तैयार है। उस पार्टी को समस्त दस्तावेज़ों के साथ जो है होटल बाव में मिलना है और वहाँ बैठकर जो है बातचीत करते हैं। ये सुधीर तिवारी जो है उन दोनों की बातों में आ गए और उसके बाद ये डोनेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है उस मोनिका नाम की एक जो है उनसे मिले और उसके बाद उन लोगों ने 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे इनसे जो है देने को कहा कि ये आप देंगे तो हम डील करेंगे, और साथ में डील में ये कहा कि 23 करोड़ रुपए का हम जो डोनेशन देंगे टैक्स बचाने के लिए, उस डोनेशन में से 16 करोड़ रुपए आप हमें वापस कर देना, बाकी 8 करोड़ रुपए का आप इस्तेमाल जो है अपने फाउंडेशन को, एनजीओ को संचालित करने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो इनके द्वारा 6 लाख रुपए एडवांस उनको आज दे दिए गए। उसके पश्चात 9 लाख रुपए जो है बाद में देने की बात हुई। शाम तक जब इनके द्वारा 9 लाख रुपए नहीं दिए गए तो उनके द्वारा फिर डॉक्टर सुधीर तिवारी जो है फरियादी है, इनको कहा गया कि 9 लाख रुपए की और व्यवस्था करके दीजिए, नहीं तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे, और उनको और भी धमकियाँ दी गई। फिर तब उस स्थिति में उन्होंने पुलिस को जो है एक लेखी आवेदन पत्र दिया और उस लेखी आवेदन पत्र से आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 420, 406, 34 भारतीय दंड विधान के वैध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, ये किस नाम से एनजीओ चलाते थे और ये मूलतः कहाँ के, दिल्ली के रहने वाले? ये जो फरियादी हैं ये करुणामय हेल्पिंग हैंड नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। इनका कालिंदी मिड टाउन में जो है निवास स्थान है, और आरोपी गणों में एक आरोपी जो है सीकरी के रहने वाले हैं जो इंदौर में रहता है, दिलीप ओझा, और बाकी 2 आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। अभी आरोपी कुछ राउंड अप 2 आरोपियों को जो है पुलिस अभिरक्षा में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। यूपी के ललितपुर में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने बाह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों से संबंधित मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं मांग पूरी न होने पर चेतावनी भी दी है। वहीं इस मामले में ललितपुर के जिला न्यायालय पर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ खास बातचीत की गई। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी उन्होंने काली पट्टी बाह में बांधकर किया था प्रदर्शन, और आज उनका फिर है प्रदर्शन। आइए जानते हैं कि यह प्रदर्शन क्यों है और क्या क्या मांगे हैं उनकी। नमस्ते। नमस्ते। क्या मांगे को लेकर आज आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है? हम लोगों की माननीय उच्च न्यायालय में प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, एफटीसी कर्मचारियों का नियमितीकरण और जूनियर स्तर पर सीधी भर्ती पर हम लोगों का 2800 ग्रेड वेतन, मृतक आश्रित नियमावली में योग्यता अनुसार भर्ती हेतु
और इसके अलावा अन्य कई मांगें जो हम लोगों की माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं और इनका हमको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, परंतु मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इस कारण हम लोगों को काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह हम आपको बता दें कि मांगें मांगी जा रही हैं, लेकिन कई बार इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मांगें कई समय से लंबित है। पिछली बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगें जल्द मान ली जाएंगी, परंतु अभी तक हमारी ना मांगें मानी। हमारी बहुत सी मांगें हैं। एफटीसी कर्मचारियों का नियमितीकरण है। मृतक आश्रित जो हमारे भाई बंधु हो जाते हैं उनके आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए, हमारी प्रमुख मांग है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हमारे बहुत से भाइयों 700 किलोमीटर दूर से हैं, उनकी पत्रावलियां कई सालों से लंबित है, परंतु उनका स्थानांतरण उनके जनपद में नहीं हो रहा है। यह हमारी सबसे प्रमुख मांग है। अन्य मांगे हैं, इसलिए हम लोग आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हम आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले भी इन्होंने काली पट्टी बांध कर किया था विरोध प्रदर्शन, लेकिन उच्च अधिकारी के द्वारा इन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। आज उन्हें पुनः विरोध प्रदर्शन किया है काली पट्टी बांधकर। नमस्ते चाचा। नमस्ते भैया। क्या कहना चाहिए, क्या मांग है? और आप एक मांग के बारे में बताइए, क्या मांग है? जैसा कि हमारे भैया लोगों ने बताया है कि जो मांगें रखी गई हैं पूर्व में भी, उनको पूरी कर दी जाएं। दीवानी न्यायालय कर्मचारी एकता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चालू है और साथ साथ में अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर दूसरी बार काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। नमस्ते भैया। नमस्ते। कि अगर आपका मांग है जो अगर पूरी नहीं होगी तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? इसके संबंध में 30 तारीख को प्रयागराज में पूरे राज्य स्तर पर एक आंदोलन होना है, जिसके लिए सभी जनपदों में जिला इकाइयों द्वारा अभी काली पट्टी बांध का विरोध हो, और अगर इस संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा राज्य स्तर पर इसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा। तो पूरे दीवानी न्यायालय के कर्मचारी सब प्रयागराज में प्रदर्शन करेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ हम आपको बता दें कि इन्होंने बड़ी चेतावनी दी है कि अगर इनके द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे दीवानी न्यायालय के कर्मचारी करेंगे विरोध प्रदर्शन और साथ साथ में इकट्ठा होंगे प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या कितने दिन का अनशन रहेगा? प्रयागराज में 30 तारीख को हमारा प्रांतीय महासम्मेलन है, उसमें जो भी आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अगर 30 अप्रैल को अगर हमारी मांगे 30 अप्रैल को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में ज्ञापन देंगे। अगर हमारी तब भी मांगे नहीं मानी गई तो विरोध स्वरूप हम लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार माननीय उच्च न्यायालय शासन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे दीवानी न्यायालय के कर्मचारी जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया और जाना कि इनकी समस्या क्या है, और इन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो होगा आंदोलन। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इनके उच्च अधिकारी इनकी मांगों पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। क्या यह प्रयागराज में एक विशाल जनसभा और आंदोलन करते हैं कि नहीं करते हैं, सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मुगरांव के रहने वाले मोहम्मद यासीन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद कलीम निवासी ग्राम मुगरांव के घर में आग लग जाने के कारण पूरा घर जलकर खाक हो गया। बता दें कि मोहम्मद यासीन के 4 बेटे अलग अलग मकान बनाकर रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। आज सुबह जब वे खेत में काम करने के लिए गए थे तभी घर में लगभग 11 बजे छप्पर में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अगल बगल भाइयों के बने मकान भी आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भयानक थी कि गांव के लोगों ने बुझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद हंडिया पुलिस को सूचना दी गई तो हंडिया पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी सहित मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी गृहस्थी का सामान व मकान राख में तब्दील हो चुका था। आनन फानन में परिजनों को भी सूचना मिलते ही खेत से काम छोड़कर घर भागे, परंतु घर की हालत देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। खाने के अनाज से लेकर पहनने के कपड़े, बर्तन तक एक भी सामान सुरक्षित नहीं बच पाया। वहीं इस घटना की जानकारी उपजिलाधिकारी को भी दी गई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। मामला रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 3 अप्रैल की रात लगभग 9 बजे बाबा का पुरवा गांव के निकट एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर ऊंचाहार पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। तभी कल 6 अप्रैल को 3 अभियुक्त अवधेश लोध, सुखेंद्र और मोहित को अवैध शस्त्र कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि सोमवार 3 अप्रैल को करीब
रात्रि 8 बजे थाना ऊंचाहार पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बाबा का पुरवा में जमीनी विवाद को लेकर लोधी जाति के 2 पक्षों में कहासुनी व विवाद हो गया। इसमें चमन कुमार लोधी की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं साक्ष्य संकलन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, दिनांक 3 अप्रैल को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ग्राम बाबा पुरवा निवासी में एक हत्या हुई थी चमन कुमार की। इसमें इनकी पत्नी पूनम देवी ने बताया था कि ये अंडे की दुकान पर अंडा खा रहे थे, तभी गांव के 3 व्यक्ति आए, मोहित, रोहित और सुखेंद्र, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस की टीम पहुंची और विवेचनात्मक कार्रवाई संपादित की। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आए वो यह पाया गया कि इसकी हत्या में गांव के सुखेंद्र, मोहित और शिवबालक तथा अवधेश, जो आपस में सगे और चचेरे भाई हैं, इनकी संलिप्तता है। घटना का जो मोटिव पाया जा रहा है वो ज़मीनी रंजिश है। हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल 6 तारीख को ये सूचना मिली कि इनकी मौजूदगी अवधेश के टेबल पर है। इस सूचना पर हमारी पुलिस की टीम पहुंची और मौके से ही अवधेश, सुखेंद्र और मोहित को गिरफ्तार किया। शिवबालक फरार है, अभी पकड़ा नहीं गया है। मौके से गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने इनके पास से 2 अदद तमंचा, एक 32 बोर, एक 315 बोर और 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया। इनको गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। शिवबालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उनको शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के समस्त जिला प्रशासन को समय समय पर आदेशित करती रहती है। वहीं अगर बात की जाए रायबरेली की, तो इस समय रायबरेली में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। वहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रायबरेली जनपद के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में, जहां दबंगों द्वारा विनायक ज्वेलर्स में घुसकर तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, मामला 2 समुदायों के बीच होने के कारण कस्बे में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं बीच बचाव करने गए एक युवक को दबंगों ने बुरी तरीके से पीटा और सोने की चेन समेत अन्य सामान छीन लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची लालगंज कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। हम छुड़ाने गए, हम ना लेने में ना देने में। हमने कहा लड़ाई शांत हो, तो हमको पकड़ के 2-4 लोग मेरी चैन दुकान में घुस गए थे। क्या दुकान में घुस कर के घूमा अम्मा? हम तो सिर्फ छुड़ाने गए कि मतलब सामान का नुकसान हुआ। चैन मेरी खींच ले गए, चैन पहने हुए थे, वो चैन खींचे और पता नहीं क्या दुकान में अंदर खुलेआम गुंडाई हो रही है। यहाँ पर देखिए, दुकान में एक ज्वेलरी दुकान है। उनको पहचानते हो? चेहरा जानते हो? चिकवाई देना है। क्या नाम है? कुछ नाम परवेज है, एक टुन्नू करके है। 2 लोगों को जानते हैं। उन्होंने मतलब वो लोग फालतू मेरी लड़ाई नहीं की। दुकान में छुड़ाने गए, लड़ाई होने के चक्कर में इंटरनेशनल किया गया। तो छुड़ाने गया, मेरा कोई उनसे व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन अब क्या दुकान में घुस के आके तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस खड़ी हुई है सामने। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर जनपद बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करनई के आसपास की है, जहां मट्टी खनन कर तेज रफ्तार में जा रही ट्रैक्टर ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने महिला को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरखरा गांव निवासी आशा शर्मा नर्स की ट्रेनिंग करने जा रही थी। रास्ते में मिट्टी खनन कर जा रही ट्रैक्टर से टक्कर लगने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक विवाहिता के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ है घटना? अब मैं भी यही हॉस्पिटल में, इसकी पूरी जानकारी नहीं है मुझे। कौन है लड़की? क्या हुआ है इसको? मतलब एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर? करनई पे, करनई बता रहे हैं लोग। कहाँ की रहने वाली लड़की है? भरखरा की। क्या नाम है? आशा शर्मा। कितना उम्र होगा लगभग? 24-25 के आसपास। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग करते थे? नहीं जी। तो ये कहाँ जा रही थी? घर जा रही थी कि? घर से ट्रेनिंग के लिए निकली थी। अच्छा, रास्ते में एक्सीडेंट? रास्ते में एक्सीडेंट। किस चीज़ से जा रही थी? स्कूटी है उनका अपना। ठीक। क्या इनकी? जी, इनकी शादी हुई है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं इनकी।
अच्छा, हस्बैंड कहाँ हैं? वो बॉम्बे काम करते थे, जो कि कल ही की आज शाम को सुबह शायद वो निकले हैं, तो अभी तो इलाहाबाद तक पहुँचे ही हैं। तो आ रहे हैं? तो आ रहे हैं, तो वापसी वहाँ से चले फिर। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। फतेहपुर कोतवाली में हनुमान जन्मोत्सव पर श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर हनुमान जी का भव्य पूजन कर हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं इस पूजन हवन में एसआई अवधेश मिश्रा उपस्थित रहे। कोतवाली मंदिर के पुजारी पंडित मोहित तिवारी ने हवन पूजन कराया। वहीं इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के कच्चा टूंडला में स्थित पथवारी माता मंदिर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी पार्टी के दिशा निर्देशन एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की निगरानी में किया गया। वहीं चिकित्सा शिविर में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आकाश शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक सप्ताह के रूप में चिकित्सा सेवा के नाम से प्रत्येक मंडल में निःशुल्क सेवा शिविर आयोजन करने की जिम्मेदारी युवा मंडल मोर्चा को दी है, जिसके आधार पर आज जिला फिरोजाबाद के 17 जगहों पर शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में बेसहारा गरीब लोगों का सही तरीके से परीक्षण किया जाएगा एवं स्वास्थ्य की जांच की जा सकेगी। साथ ही उनको निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगाया गया, किस तरह का लोगों को फायदा मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बना रही है। उसी के निमित्त आज 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने चिकित्सा शिविर के नाम से कार्यक्रम प्रत्येक मंडल स्तर पर आयोजित कराने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दी। उसी के निमित्त आज युवा मोर्चा ने फिरोजाबाद जिले के 17 मंडल में अन्य स्थानों पर दलित बस्तियों में और प्रमुख स्थानों पर एक कैंप लगाने का आयोजन किया है, जिससे उनके स्वास्थ्य का चेकअप हो सके, ब्लड प्रेशर, दवाइयाँ बढ़ सके, डायबिटीज चेक हो सके। इस सारी व्यवस्थाओं के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ या कार्यकर्ता उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। कैमूर जिले के सोनहन थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए झपट्टा मार गिरोह को पकड़ लिया गया है। बता दें कि सोनहन थाना अंतर्गत रेही गांव के पास साइकिल से मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों द्वारा मोबाइल छीन लिया गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। सूचना पर सोनहन थाना के संध्या गश्ती टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए झपट्टा मार गिरोह का पीछा किया गया और तीनों आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से झपटे हुए मोबाइल एवं मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष सोनहन ने बताया कि आरोपियों के पास से झपटे हुए एक वीवो कंपनी के मोबाइल के साथ 2 अन्य मोबाइल एवं एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तीनों अपराधी भभुआ थाना क्षेत्र के भेकास गाँव के बताए जा रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के जिला मुख्यालय स्थित होटल वृंदावन में विश्व ऑटिज्म साप्ताहिक दिवस के अवसर पर जन जागरूकता एवं दिव्यांग सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण पदाधिकारी कैमूर के अतुल कुमारी की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर पीडब्ल्यूडी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज अग्रवाल के द्वारा किया गया, जिसमें कैमूर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में हुए कौशाम्बी महोत्सव में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। कौशाम्बी महोत्सव के इस कार्यक्रम में आसपास के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से विपक्ष के लोग फेल हुए हैं। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि देश को मजबूत बनना है। बता दें कि इस अवसर पर अमित शाह ने 600 करोड़ की सौगात दी और 117 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वो करीब 20 मिनट तक कौशाम्बी महोत्सव में रुके। जिला कौशाम्बी में यहाँ पे हमारे अमित शाह जी आपके कौशाम्बी में आगमन हुआ, इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कौशाम्बी महोत्सव हमारे कौशाम्बी के आदरणीय जो है यशस्वी सांसद हर साल जो है कौशाम्बी महोत्सव मनाते हैं
आज ये उसी दरमियान में कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय जो है अमित भाई शाह जी आए और यहाँ पास खेल स्पर्धा का भी जो आयोजन माननीय सांसद जी के द्वारा हुआ था, उनको सबको पुरस्कृत किया गया। जनता का कहना है कि यहाँ पे आने का जो उनका महत्व रहा, तो यहाँ जनता को क्या क्या उन्होंने दिया, इस बारे में बताएं। देखिए, आज आपको बता दें, बहुत ढेर सारे उन्होंने जो है लोकार्पण भी किया है, जो कौशाम्बी की क्षेत्र की जनमानस के लिए समर्पित किया है। आपका नाम? मेरा पुष्पराज सिंह पटेल, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पिछड़े वर्ग का कौशाम्बी से। आप क्या कहना चाहते हैं कि कौशाम्बी में अमित शाह ने क्या दिया? कौशाम्बी में अमित शाह जी ने 117 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हमारे कौशाम्बी जनपद को जोड़ने वाली, चाहे प्रयागराज को जोड़ने वाली हो, चाहे इधर चित्रकूट को और चाहे इधर प्रतापगढ़ को जोड़ने वाली कई राजमार्गों का भी उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। कौशाम्बी की जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। हम कौशाम्बी की तरफ से माननीय गृह वो बार बार मंच में कह रहे थे कि 2024 में मोदी जी को लाना है फिर से, तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव हमारे सामने है और माननीय गृह मंत्री जी का ने आह्वान किया है कि 2014 से भी ज़्यादा कमल खिलना चाहिए। और जिस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश में 2014 में लगभग 72 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता था, इस बार हम माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कौशाम्बी से कि हम जीतेंगे। बच्चों का यहाँ का खेल का स्पर्धा सांसद जी ने किया, माननीय विनोद सोनकर जी ने, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खेल स्पर्धा का जो आज उन्होंने पुरस्कार वितरण का भी जो आयोजन हुआ है, तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इससे हमारे युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी आकांक्षा जागी है। और आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा कौशाम्बी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आज अमित शाह गृह मंत्री जी आए, साथ में योगी आदित्यनाथ भी थे और आसपास जिलों के भी विधायक सांसद भी मौजूद रहे। उन्होंने 117 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, करीब 600 करोड़ रुपए का उन्होंने जिला कौशाम्बी को सौगात के रूप में दिया। अब आगे 2024 में चुनाव के समय क्या परिणाम आएगा बीजेपी का, ये तो 2024 की बात। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।